करने वाले हैं और एक छोटी सी समरी चैप्टर की वो भी हम इसमें करने वाले हैं, जिसमें जो पार्ट का सारांश है, मतलब छोटे छोटे से पॉइंट्स के अंदर जितने भी डेफिनेशंस हैं उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है इतिहास। आखिर हमें ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, यानी जो हिस्ट्री हम बुक पूरी पढ़ रहे हैं, इतिहास का मतलब भी तो हमें पहले पता होना चाहिए। इतिहास का मतलब आखिर क्या होता है? इतिहास का अर्थ होता है घटनाओं का अध्ययन, यानी जो भी हमारे अतीत में यानी पास्ट में जितनी भी हमारी घटनाएं हुई हैं, चाहे पानीपत का युद्ध हो, चाहे उसका अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं, मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या मेनली पढ़ना है। जो इसमें सबसे पहला आता है लोगों का जीवन पुराने उसमें कैसा था। लोगों का जीवन यानी वो क्या क्या करते थे पूरे दिन में, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे घर होते थे, उनकी संस्कृति क्या होती थी। संस्कृति के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि वो कौन सी भाषा बोलते थे, क्या खाते थे, क्या रहते थे। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है शासक, कि वहाँ के जो शासक होते थे वो कैसे अपना जो राज्य है वो संभालते थे, क्या क्या काम करते थे, और फिर उनकी जो युद्ध की जानकारी होती है। हमने कई सारे अभिलेख भी उस टाइम पढ़े थे कि अभिलेखों के अंदर बहुत सारी जानकारी दी जाती है कि उन्होंने कैसे अपने जो शत्रु हैं उनको हरा दिया और कैसे उन्होंने जीत प्राप्त करी। अब इसके अंदर जो 3 क्वेश्चंस आते हैं, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें जो सबसे पहला है ये कब का जो अर्थ है समय, तारीख या घटनाक्रम। समय, तारीख यानी घटनाक्रम। जब हमारा बर्थडे होता है तब हम तारीख ही देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा हमारा बर्थडे की डेट है, क्या घटना है। ठीक है, तो इसमें कब का मतलब है हमें देखना होगा कौन सा समय था, कौन सी तारीख थी और कौन सा घटनाक्रम था। अब इसके अंदर आता है कहाँ का मतलब होता है स्थान। जैसे हमने बहुत सारे स्थान पढ़े हैं इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर, जिसमें से ठीक है जहाँ पे सबसे पहले खेती हुई थी, जैसे कि सुलेमान और गिद्दर की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कैसे, इसका उत्तर हमें किताब, शिलालेख, सिक्कों आदि से मिलता है कि जो पुराने समय में कैसे कैसे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी हमें इन स्रोतों से पता चलता है। ठीक है, अब इतिहास के जो स्रोत हैं, इतिहास के स्रोत बोले तो हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है। सबसे पहले पांडुलिपि को हमने पहले भी करा था। पांडुलिपि क्या होती है? जो हाथ से लिखी होती है। ठीक है, जो हाथ से लिखी होती है उसे पांडुलिपि कहा जाता है। उस टाइम पे हमें बहुत सारी पांडुलिपियाँ मिली थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि राजा कितने सारे शक्तिशाली होते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम शिलालेख की बात करते हैं। शिलालेख होते हैं जैसे जो पत्थर होते हैं उसको खोद के जब लिखा जाता है उसे शिलालेख कहते हैं। शिलालेख भी एक इसका प्रमुख स्रोत है जहाँ से हमें सारी चीज़ों का पता चलता है। अब पुरातात्विक स्रोत जैसे बर्तन, औजार, मकान। अब हमें छोटे छोटे से औजार मिले हैं, जैसे हड्डियों से बने हुए, लोहे से बने हुए, धातु से बने हुए, कई सारी चीज़ें मिलती है। बर्तन जिसमें वो सामान अपना संग्रह करके रखते थे। मकान उस टाइम पे जो मिट्टी के होते थे, सीधे होते थे, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब इसमें भारत के पुराने नाम हमें 2 चीज़ों से पता चलता है। सबसे पहले तो एक ऋषि भरत के नाम से, मतलब उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि 3500 में एक जो हमारा ऋग्वेद है उसके अंदर भी हमें भरत नाम के एक समूह का पता चलता है। ठीक है, तो उसी से हमारा एक भारत नाम पड़ा था। अब इसके बाद एक और जो हमारे यूनानी लोग आए हुए थे, यूनानी और ईरानी, उन्होंने भी हमारे इंडस कहने लगे थे। और जो इंडस का मीनिंग होता है वो संस्कृत में सिंधु नदी होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे आते हैं, जिसमें जो हमारा सबसे पहला एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये हमारे जो नॉर्मल हमने जो मेन पॉइंट्स बना रखे हैं वो है। ठीक है, सबसे पहले इतिहास से हम क्या क्या जान सकते हैं। अब इसमें ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है इतिहास से हम क्या क्या जान सकते हैं। अभी हमें क्या क्या जान सकते हैं इतिहास से, कि वो जो प्राचीन लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, उनके त्यौहार क्या होते थे, व्यवसाय क्या होते थे, यानी क्या क्या वो वहाँ काम किए जाते थे। राजा महाराजाओं का शासन, मतलब कौन कौन से राजा और कौन कौन से रानियाँ वहाँ पे शासन करती थी, कैसे शासन करती थी, युद्ध वहाँ पे कैसे होते थे। कला और संस्कृति हमें तो बहुत सारी वहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें कई सारी ऐसी फोटोज़ है जिसके ऊपर, जैसे कि सिक्के ही ले लो, सिक्के जो बने हुए हैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो भी हमें पता चलता है। अब इसके बाद हस्तलिखित क्या होता है। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन है हस्तलिखित क्या होता है। हस्तलिखित वह लेख होते हैं जिसे किसी व्यक्ति ने अपने हाथों से लिखा है। ये मुख्यतः ताड़पत्र या भोजपत्र
पर लिखे जाते थे। ये हस्तलिखित ये हिंदी में है और इसको हम पांडुलिपि भी कहते हैं। ठीक है, पांडुलिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इस पे देखोगे तो ये हाथों से लिखा जाता है। और हम इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि लैटिन के मेन्यू शब्द से निकला है। ठीक है, अब इसके बाद भारत नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? ये सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन है इसके अंदर। भारत नाम की उत्पत्ति भरत नामक राजा के नाम पर हुई, जो कि एक प्राचीन समय के प्रसिद्ध राजा थे। ये जो वाक्य है ये हमें कहाँ में मिलता है? ऋग्वेद के अंदर हमें मिलता है ये वाक्य 3500 वर्ष ईसा पूर्व। इंडिया नाम कहाँ से आया? इंडिया नाम जो आया ये हमारा सिंधु नदी से आया था। ठीक है, जो भी हमारे पश्चिम उत्तर के जो राजा थे, जो भी मतलब पश्चिम उत्तर से आते थे, ईरानी और यूनानी लोग, वो हमें इंदोस और इंडियास का कहते थे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इतिहास जानने के मुख्य स्रोत। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसके अंदर इतिहास जानने के मुख्य स्रोत क्या है। इतिहास जानने का सबसे पहला मुख्य स्रोत जो है ये हमारा है पांडुलिपियाँ, जो कि हम हाथ से लिखते थे उसका। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं शिलालेख। शिलालेख जो होता है वो पत्थर पे खोद के लिखा जाता है। इसके अलावा हमारा एक और स्रोत है सिक्के हमारे कैसे स्रोत बनते हैं? देखो, जो हमारे पहले के सिक्के थे वो ऐसे होते थे, इसके ऊपर कुछ ना कुछ भाषा में लिखा रहता था। ठीक है, अब जो ये भाषा में लिखा रहता था, इससे हमें संस्कृति का पता चलता है कि उस टाइम पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। हालांकि वो आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, बट फिर भी हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या होता था। ठीक है, अब उसके बाद भवन यानी उस टाइम पे जो राजा होते थे वो कैसे घर में रहते थे। बर्तन यानी उस टाइम पे कौन कौन से बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। उपकरण यानी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। पुरातात्विक स्रोत, जो पुरातत्विकों ने खोज के निकाली थी, जैसे जले हुए या जो भी मतलब खाना वगैरह बनाते थे, जले हुए गेहूं के साक्ष्य, जितने भी साक्ष्य मिले वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब पुरातत्विद किसे कहते हैं? पुरातत्विद मैंने पहले भी बताया था किसे कहते हैं, जो पुराने समय की चीज़ों की खुदाई करके उसका अध्ययन करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति ने उस चीज़ को खोजा, अब उसके बारे में वो पता लगाता है। जैसे कि मान लो एक सिक्का ही खोजा, सिक्के का प्रयोग उसमें कब, मतलब सिक्के का जो प्रयोग है उस समय में किस चीज़ के लिए किया जाता था? किसी चीज़ को खरीदने के लिए किया जाता था, या इसको स्पेसिफिकली कौन से लोग यूज़ करते थे। ये सब का जब वो पता लगाते हैं तो उसे पुरातत्विद कहते हैं, और इनके माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी क्वेश्चंस अब आ रहे हैं ये सारे हमारे NCERT के हैं। ठीक है, जिसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमें सबसे पहले मैचिंग करनी है। ठीक है, मैचिंग का जो सबसे पहले है ये नर्मदा घाटी, अखेंटक तथा संग्राहक। ठीक है, अब पहला बड़ा राज्य, गारो पहाड़ियाँ, आदिम कृषि, इन सब के जो भी आंसर्स हैं ये मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। नर्मदा घाटी का है, अखेंटक संग्राहक, मगध जो है वो सबसे पहला बड़ा राज्य था। ठीक है, जो कि सोन नदी और गंगा नदी में जाके मिल जाती थी सोन नदी। और जो ये छोटा सा राज्य बनाता था वो मगध था। ठीक है, मगध में बहुत सारे बड़े बड़े अशोका जैसे एम्पायर उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, अब गारो पहाड़ी क्या थी? गारो पहाड़ी के अंदर हमारा था आरंभिक कृषि यानी गारो पहाड़ी के अंदर हमारी सबसे पहले जो कृषि करने के साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। ठीक है, अब सिंधु तथा उसकी सहायक नदी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। अब इसमें हम देखते हैं कि सिंधु नदी की जो जितनी भी हमारी नगर है उसमें इस टाइम पीरियड पे नगर वहाँ पे बने थे। ठीक है, अब ये गंगा घाटी क्या थी? ये प्रथम नगर था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा NCERT का आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं पांडुलिपि और अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताए। वैसे तो इसके अंदर कई सारे अंतर बताए जा सकते हैं, लेकिन इसमें अगर एक पूछा है तो एक हम लेके चलते हैं, जिसमें पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पे या भोजपत्रों पे लिखी जाती थी। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा जाता था? इसको हाथ से लिखा जाता था, हाथ से इसको लिखा जाता था ताड़पत्र के ऊपर। ठीक है, और अगर हम अभिलेखों की बात करें तो इसको नॉर्मली जो लिखा जाता था वो पत्थर पे लिखा जाता था, या फिर कुछ ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें जो जिसकी जो सतह हो ना वो कठोर होनी चाहिए, बस उसके ऊपर लिखा जाता था, उसे अभिलेख कहा जाता था जो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वह सोचने लगा कि यह कोई कैसे जान सकता है
इतने वर्ष पहले क्या हुआ। ये हमारा ऋषिका का क्वेश्चन था, जो सबसे पहले सबसे फर्स्ट पेज पे आप देखोगे तो यही क्वेश्चन उसने पूछा था। तो ये जो उत्तर है वो हमारा ये है, लोगों को ये जानकारी पुरातात्विक स्रोत और लिखित अभिलेखों से मिलती है। अब इसमें कई सारे हमारे स्रोत हमने पहले भी देख रखे हैं। पुरातत्व विज्ञानी जो खुदाई करके पुराने मकान मिले हैं, औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, कंगाल मिले हैं और हड्डियां मिली हैं, इन सब से हमें पता चलता है। शिलालेखों से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के जो राजा होते थे वो कैसे कैसे कार्य करते थे। पांडुलिपियों पे जितना भी उन्होंने लिखवाया, हमें सारी मंदिरों की खबर मिलती है और जितने भी सिक्के, मौर्य चित्र, इन सब से हमें जानकारियाँ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व ऐतिहासिक मानवों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाएं। जो हमारे इतिहास में जो मानव इस्तेमाल करते थे उन सभी वस्तुओं की सूची बनानी है, ठीक है। अब इसमें ये स्पेसिफिक कर दिया गया है कि वस्तु पत्थर की होनी चाहिए। अब पत्थर की कौन कौन सी वस्तुएं होती थी? सबसे पहले तो हमारा हथियार आ जाता है। हथियार जैसे कि भाला, कुल्हाड़ी, जो कि ये नॉर्मली शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब हथौड़ा, हथौड़ा क्या करते थे? जिससे कि जब हमको नए पत्थरों के माध्यम से नए नए औजार बनाने होते थे तो हथौड़ों के माध्यम से उसे ठोक ठोक के कोई दूसरा आकार दिया जाता था और नया औजार बनाया जाता था, नुकीले औजार। अब नुकीले औजारों को शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही वो मतलब जैसे किसी जानवर को मारेंगे तो वो मर जाएगा और शिकार हो जाएगा, ठीक है। खुरनी, जैसे खाल या लकड़ी को छीलने के लिए, लकड़ी छीलते थे और फिर उसके बाद उसको जलाते थे। खाल छीलने के लिए मतलब जो जानवर खाते हैं तो उसको भी पहले छीलना पड़ेगा। दरांती जैसे औजार, फसल, जब हमारे जो आरंभिक मानव थे उन्होंने जब फसल वगैरह उगाना सीख लिया तो उसको काटने के लिए भी नए नए औजारों का इस्तेमाल किया। पिसाई वाले पत्थर, अनाज या जड़ी बूटी को पीसने के लिए। उस टाइम पे कई सारे ऐसे लोग उत्पन्न हुए थे उस टाइम पे जिनको पता चल गया था कि इस अनाज को ऐसे करने से क्या होगा, तो लोगों को जानकारी मिल गई थी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न आता है वो स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, ठीक है। पूर्व ऐतिहासिक काल जब लेखन की खोज नहीं हुई थी, मैं स्त्री और पुरुष ने अपने कार्यों का विवरण इसलिए नहीं रखा था क्योंकि उस समय कोई लेखन प्रणाली विकसित हुई ही नहीं थी। लोग मौखिक परंपरा के माध्यम से ज्ञान और अनुभव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाते थे। मतलब उस टाइम पे मतलब लोगों को इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं, मतलब इतने जागरूक ही नहीं थी कि हमें कुछ ऐसा लिखना है, हमें आगे आने वाली पीढ़ी को जो बताना है वो हम बस मुंह से बताएंगे, उनको याद हो जाएगा, बस काफ़ी है इतना। और उस समय मानव का मुख्य ध्यान जीविका चलाने, भोजन खोजने, मतलब इन्हीं सब पे होता था। लिखने पढ़ने पे इतना कोई पहले ध्यान देता ही नहीं था, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने हम क्या सोचते हैं इसके बारे में लिखा है, तो लेखक की जानकारी नहीं थी। अब हमें तो पता नहीं है कि मतलब उस टाइम पे क्या होता था क्या नहीं होता था। उस समय लोग लिखना नहीं जानते थे। देखो ये सबसे पहली चीज़ कि लिखना ही नहीं जानते थे। जब लिखना ही नहीं जानते थे तो वो कैसे लिख देंगे? ज़रूरत महसूस नहीं होती थी क्योंकि भाई उन्हें ना इतनी चीज़ें पता, ना उनको मतलब कोई काम है ही नहीं जब उसका, तो वो क्यों करेंगे, है ना। प्राकृतिक जीवन शैली की बात अगर हम करते हैं तो उनका जो दिन प्रतिदिन होता था वो बस मुंह से बोलते थे, बस काफ़ी है इतना। और समृद्धि पर निर्भरता, अब लोग इतने समृद्ध मतलब इतने अमीर भी नहीं होते थे कि उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी और वो लिखवाएंगे, ठीक है। 2 से 2 ऐसी बातें बताएं जिसके अनुसार राजा और किसानों के बीच का अंतर स्पष्ट हो। राजा और किसानों के जीवन के अंतर, अब इसमें क्या क्या अंतर आता है? सबसे पहले तो सुविधा और साधन। राजाओं के पास ज़्यादा सुविधा होती थी क्योंकि उनके पास सोना चांदी आभूषण ये सब पहनते थे, ठीक है। लेकिन किसानों के पास क्या होता था? कुछ नहीं, झोपड़ी में रहते थे, मेहनत करके अपना जीवन किसी तरह पालते थे, बस। कार्य और दायित्व, राजा का काम ज़्यादा होता था, शासन चलाना, युद्ध करना, ठीक है। लेकिन किसानों को क्या काम होता था? अन्न उगाना, टैक्स देना, यही सारे कार्य होते थे। तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। बस आज के लिए इतना ही।